जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने बात की थी, हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और आज हम जानेंगे टॉपिक हमारा है 8 यानी कि 8, क्योंकि 7 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आइए तो हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो टॉपिक है हमारा मादा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ज्यादा मादा युग्म कोद विद का विकास। तो ये है हमारा टॉपिक आज का। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो क्या है मादा युग्मकोद्भिद? अभी हमने जो पिछले टॉपिक हुए हैं तो उन टॉपिकों में हमने जाना था, रीजन के बारे में जाना था और मेल के पार्टों के बारे में जाना था। और आज ये हम देख रहे हैं तो मादा, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो आज हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद के विकास में हम पढ़ेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मकोद्भिद के विकास में जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि बाकी सब क्या हो गई, नष्ट हो गई थी, और एक ही हमारी गुरु बीजाणु बची थी, जिसे हमने नाम दिया था किसका? सक्रिय गुरु बीजाणु का। तो सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है, जिसमें यह हम लिखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में लगातार
3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा 8 द्विकेंद्रीय या खाली केंद्रीय बोले, 8 केंद्रीय एवं 7 कोशीय अवस्था का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवस्था का निर्माण होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास में हम क्या पढ़ेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा 8 केंद्रीय और 7 कोश की अवस्था में ये क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये क्या हो गया? इसके बारे में हो गया कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वह भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है और क्या काम करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोश का लगातार में कितनी बार विभाजन होता है? 3 बार विभाजन होता है, जिसके द्वारा 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय अवस्थाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट कैसे होता है? तो ये हम जानते हैं। जैसे ये क्या है? यह है हमारी सक्रिय सक्रिय गुरु बीजाणु। और सक्रिय गुरु बीजाणु में होता क्या है? समसूत्री विभाजन। क्या? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से ये जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 में बढ़ जाएगी। इसमें 2। अब फिर इसमें फिर क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन इसमें फिर हो जाएगा। तो यहां पर हम सेकंड लिख देंगे और यहां पर विभाजन लिख देंगे। समसूत्री विभाजन, यहां पर समसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा? दूसरा। और दूसरा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? 2 से ये क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएंगे। तो ये 4 हो गए। नेक्स्ट फिर इसका क्या होता है? फिर वही समसूत्री विभाजन, या इस थर्ड को आप यहां भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब ये 4 हैं, अब कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी 8। कितनी हो जाएंगी? 8। तो कितनी हो गई? 8 हो गई। आठ हो गई। यहां तक जो अभी हमने देखा है समसूत्री विभाजन से, यहां पर क्या बना? 2 केंद्रीय कोशिकाएं बनी। ये 2 केंद्रीय, क्योंकि इसके 2 केंद्रक हो गए और इसके 4 हो गए और इसके 8। तो यहां पर हमें क्या मिलेंगी? 2 मिलेंगी। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? द्विकेंद्रीय। और ये कितनी हो जाएगी? 3 केंद्रीय। और यहां पर क्या हो जाएगी? त्रिकेंद्रीय रही है यहां पर, क्योंकि ये कितने हो गए? 4 हो गए हैं। तो कितने हो जाएंगे? चतुष्क।
कितने हो जाएंगे? चतुर्थ। केंद्रीय, और यहां पर क्या हो जाएंगी? 8 कोशिकाएं हो जाए, क्या हो जाएंगी? 8 कोशिकाएं नहीं, केंद्रक क्या हो जाएंगी? 8 केंद्रीय में ये बदल जाएंगी। अब यहां तक जो हमने देखा है, कहां से? हमने यहां से ये वाला, ये जो हमने देखा है, इसमें सब में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और किसमें होता है? केंद्रक। इनका होता है, केंद्रकों का होता है। तो और जब हम आगे चलाएंगे, यानी कि इसमें चलाएंगे, तो इसमें जैसे हम यहां से ऐसे करते हैं, तो यहां से ऐसे, तो हम इसे ही नेक्स्ट उसे इधर से लिए लेते हैं, तो हम उसे क्या ले लेंगे? हम यहां ले लेंगे ये। तो अब जो होगा, अब होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो ये जो हमारी किसका? कोशिका। कोशिका द्रव्य का क्या होगा? विभाजन होगा। अच्छा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा ये क्या बना लेंगी? ये बना लेंगी 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय अवस्थाएं बना लेंगी। तो हमें ये जो ऊपर की 3 होंगी, ये जो ऊपर की हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? 3 ऊपर हो जाएंगी, 2 बीच में और 3 नीचे हो जाएंगी। तो हमने क्या कर दिया? 3 को ऊपर ले लिया, 2 को कहां ले लिया? यहां बीच में ले लिया, ऐसे। कहां ले लिया? ऐसे हमने ने बीच में ले लिया, और नीचे हमने ऐसे ले लिया। तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा ये क्या कर लेती हैं? 8 केंद्रीय और 7 कोश की अवस्था में चेंज हो जाती हैं। जैसे जब हम यहां देखते हैं, तो इनके हम नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम है? जैसे कि ये जो हमें तीनों दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और जो बीच में ये हमें दिखाई देती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं द्विकेंद्रीय। द्विकेंद्रीय। और ये जो हमें दिखाई देते हैं, तो इनमें क्या है? ये जो हमें साइड की दिखाई देनी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों क्या हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? आपको ये थोड़ी स्ट्रक्चर में अंतर देखने लगेगा, तो हम इसे कि फिर आप कहेंगे कि ये शायद इस चित्र में ही है, तो हम इसे एक ही आप समझ सकते हैं कि हम इसे, ये जो साइड की है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये भी इधर की क्या है? साइड की, और ये इसका नाम होता है सहायक। सहायक कोशिका। क्या नाम होता है इसका? सहायक कोशिका। ये क्या है? सहायक कोशिका हो जाएगी। और ये जो हमें बीच में दिखाई दे रही है, इसका नाम है अंड कोशिका। अंड कोशिका। तो ये अब हम देखें कि इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं कैसी होंगी। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3 ऊपर की, इसका मतलब इनमें क्या होगा? एक 3 केंद्रक ऊपर और 3 केंद्रक नीचे, और 2 ये, कितने हो गए?
8 हो गए तो हमारे क्या हो जाएंगे, 8 केंद्रक हो जाएंगे। और कोशिका को हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 ऊपर हैं और 3 ये है, और ये जो पूरा होगा ये पूरे एक में होगा ऐसे। तो इसे हम क्या गिनेंगे, एक ही कोशिका में क्या है हमारे 2 केंद्रक हैं ऐसे। इसी वजह से ये हमने आपको बाद में मतलब बताया है कि आप पहले हिसाब लगाएंगे कि ऊपर 3 नीचे 3 और बीच में 2 हैं ये। तो इसी वजह से हमने इसे किस में रखा है, एक कोशिका में बंद किया है और इसमें 2 आपको केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से हो जाते हैं 8 केंद्रक और क्या हो जाते हैं 7 कोशिका। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यानी कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, जिससे हमें यह पता चलता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनती हैं, 8 केंद्रक और 7 कोश की अवस्थाएं बनती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लिखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे थोड़ा सा 2-3 लाइनों में जाना था, तो इसी को ही हम किस में लिख सकते हैं, थ्योरी में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर देखिए सक्रिय बीजाणु द्वारा निभाग, इधर निभाग, निभाग कहां होता है, ऊपर होता है, निभाग की ओर कितनी, 3 कौन सी कोशिकाएं थी, वो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं एवं और नीचे की ओर, नीचे कहां, जहां हमारा बीजांड द्वार होता है, और नीचे यानी कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर 2, या आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 2 सहायक कोशिका एवं 1 अंड कोशिका, अंड कोशिका एवं बीच में, इधर बीच में क्या बनता है, द्विकेंद्रीय, द्विकेंद्रीय कोशिका बनती है। तो सक्रिय बीजाणु द्वारा निभाग की ओर 3, द्वारा में यहां आप लिख सकते हैं, हमने अभी आपको उसमें बताया था कि किसके द्वारा समसूत्री विभाजन हुआ था 3 बार, और फिर बाद में क्या हुआ था, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ था। तो सक्रिय बीजाणु द्वारा निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी कि ऊपर की ओर, और 1 बीजांड द्वार की ओर, यानी बीजांड द्वार यानी कि नीचे की ओर, सहायक 2 सहायक, कितनी होगी 3 2 5, एवं 1 अंड कोशिका एवं बीच में द्विकेंद्रीय कोशिका बनती है। तो 2 सहायक और 1 अंड कोशिका कहां, नीचे बनती है, और जो बीच में होती है वो द्विकेंद्रीय कोशिका बनती है। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा मादा नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसे हम क्या बोल देंगे, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो जैसा कि आपकी समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही काफी है, और आप सभी को धन्यवाद।